चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा। चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशंस। चैप्टर कौन चल रहा है? सॉल्यूशंस। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? सॉल्युबिलिटी। टॉपिक का जो नाम है क्या है? सॉल्युबिलिटी, है ना? तो बताओ भाई सॉल्युबिलिटी क्या होता है? इंग्लिश का वर्ड है ना, तो इंग्लिश के वर्ड के बारे में कितना जानते हो? बताओ सॉल्युबिलिटी क्या होता है? बोलो बोलो, अरे क्लास में आ जाओ, बताओ सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी बता दो क्या होता है? बोलो, इंग्लिश है ना। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है? घुलना, घुल जाना, मिलने की क्षमता, मिक्सिंग, है ना? हाँ, मिक्सिंग, मिक्स होने की प्रॉपर्टी है ना। लेकिन सॉल्युबिलिटी हम पढ़ किस में रहे हैं? हम इसको पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन में, है ना। सॉल्यूशन कौन कौन सा पढ़ेंगे हम? देखो, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? टू डिसॉल्व। इसका मतलब क्या होता है? टू डिसॉल्व। टू डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, है ना। और हम जो सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ रहे हैं, कौन कौन से टाइप्स पढ़ रहे हैं? अभी तक शायद हम टाइप से नहीं पहुंचे। तो हम क्या कर रहे हैं? सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? टू डिसॉल्व कहां पर? सॉल्यूशंस में। तो सॉल्यूशंस के अंदर कुछ टाइप्स भी है ना, सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स भी है ना। इस टाइप्स को देखने के लिए आ जाओ टेबल 2.1 पर। इस पर आ जाओ, टेबल 2.1 पर आ जाओ। टेबल 2.1 हमें क्या दे रहा है? हमें दे रहा है कि सॉल्यूशंस के कितने टाइप हो सकते हैं। सॉल्युबिलिटी बताओ क्या होगा? ये सिंपल है, डिसॉल्व होना, है ना, डिसॉल्व होना। तो हम क्या कर रहे हैं? हम डिसॉल्व कर रहे हैं। क्या डिसॉल्व कर रहे हैं? हम कोई सा भी सॉल्यूट, सॉल्यूट तुम्हारा चाहे गैस हो, हम क्या डिसॉल्व करना चाहते हैं? हम डिसॉल्व करना चाहते हैं सॉल्यूट। क्या डिसॉल्व करना चाहते हैं हम इसमें? सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉल्यूट तुम्हारा गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है। तो हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करना चाहते हैं किसमें? सॉल्वेंट में। इसमें डिसॉल्व करना चाहते हैं हम सॉल्वेंट में। अब ये सॉल्वेंट भी कुछ भी हो सकता है। ये सॉल्वेंट भी तुम्हारा या तो गैस हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो ये सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बात आती है, क्या सॉल्युबिलिटी किस तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा? यदि मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ किसी चीज के अंदर कोई, तो कैसा सॉल्युबिलिटी होगा? अभी इसको ऐसे समझो कि तुम किसी आदमी से मिले, आदमी मतलब किसी मेल या फीमेल से मिले, बड़ा इज्जत वाला शब्द बोलते हैं, मेल फीमेल से बोले मिले, और इससे तुम कितने घुल मिल जाओगे, इससे तुम कितने अच्छे दोस्त बन जाओगे, ये किस पे डिपेंड करता है? तुम्हारे नेचर पे और बाजू वाले के नेचर पे भी, दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। सेम यही है कि आप जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करना चाहते हो सॉल्वेंट के अंदर, ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूट का क्या नेचर है और साथ में सॉल्वेंट का क्या नेचर है, जिससे कि ये क्या होगा? डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा। क्या यहीं पे बात खत्म हो जाती है? ऐसे कैसे? और भी तो दोस्त होते हैं, और भी तो दोस्त होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी तो है कुछ, है ना। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी तो है। अभी ये इधर है, ये इधर है, ठीक है ना। अभी अभी यहाँ है, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं इनके ऊपर। क्या है? कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो डिसाइड करेंगे व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी, व्हाट विल बी द कॉमनैलिटी। कॉमनैलिटी बोले तो दोस्ती, है ना। तो ये कैसे होगा? ये कौन सा केमिस्ट्री में आ जाओ, कौन सा है इसमें? बाकी फैक्टर कौन से हैं? देखो, टेम्परेचर है, बाकी फैक्टर प्रेशर है, बाकी फैक्टर, ठीक है ना। ये जो सॉल्युबिलिटी है, मैंने तुम्हें फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया, इसको एक बार और समझ लो। पहले फर्स्ट पॉइंट ये दिया कि भाई सॉल्यूट का क्या नेचर है, सॉल्वेंट का क्या नेचर है, वो डिपेंड करेगा कि कितना ये क्या होगा? डिसॉल्व होगा। सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी, इन दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। बात यहाँ खत्म नहीं होती है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी हैं, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि प्रेशर, इस पे डिपेंड करेगा कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। आई बात समझ में? इन जनरल तुम्हें मैं आइडिया दे दूं, इफ वी इंक्रीज प्रेशर सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। अभी दोस्त बोले बाजू का हो गई सॉल्युबिलिटी, ठीक है, समझ आ रहा है? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब उसके बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। टेम्परेचर यदि डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। इतना समझ आया तो इतना ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? लैब में कैसे करते हैं? लैब में ऐसे करते हैं, ये हमने क्या लिया? फिगर लिया, और फिगर पे हमने क्या किया? कोई भी समझ रहा है? अभी समझाने के लिए कुछ एक दो वर्ड इधर बोल दिया, उसका मतलब नहीं करेंगे जब यहाँ देखो। अभी हमने क्या किया? पिस्टन फिट कर दिया हमने इसमें। ये हमने क्या फिट कर दिया इसमें? पिस्टन। पिस्टन क्या है? फ्रिक्शन लेस है, ये वो जो भी है। उसके बाद हम इसमें क्या कर रहे हैं? हमने कोई एक
मान लो हमने क्या डाल दिया इसमें, सॉल्वेंट डाल दिया, क्या डाल दिया हमने, कोई सॉल्वेंट, कुछ भी सपोज कर लो, इसको तुमने लिक्विड सपोज करना, लिक्विड सपोज कर लो। तो मेरा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड है। अब मेरा जो सॉल्यूट है इसमें मैं मान लेता हूँ मेरा गैस है, क्या है वो, गैस है। गैस क्या है मेरा, हाँ सॉल्यूट है, ये क्या है मेरा, सॉल्यूट है, ठीक है। जो सॉल्यूट है वो मैंने क्या ले लिया इस वाले केस में, गैस ले लिया। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये गैस के पार्टिकल है सपोज करो, है ना, लिखने का डॉट बना देते हैं। ये हमारा क्या सपोज करो, गैस के पार्टिकल्स है, यानी कि मेरे सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। इस सॉल्यूट को मुझे सॉल्यूट में क्या करना है, सॉल्युबिलिटी करना है, उसको मुझे इसके अंदर क्या करना है, मिक्स करना है। ये पिस्टन क्यों लगाया है, इस पिस्टन को हमने लगाया देखने के लिए, इस पिस्टन को हमने क्या करा है, देखने के लिए लगाया है कि कैसी सॉल्युबिलिटी होगी। अभी नॉर्मल केस में सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, यानी कि वेट रखेंगे यदि हम इसके अंदर, वेट 1, वेट 2, पहले मैंने क्या किया, सिर्फ वेट 1 रखा तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, तो होगा क्या कि जो सॉल्वेंट है, लिक्विड है, उसके और सॉल्वेंट के जो गैस है उसके पार्टिकल्स क्या आएंगे, पास पास। ये पास पास आएगा तो क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स गैस से कहाँ चले जाएंगे, लिक्विड के अंदर चले जाएंगे। लेकिन जैसे मैं वेट 2 डालूंगा तो और क्लोज आएंगे, इससे क्या होगा कि और ज्यादा मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, लिक्विड में चले जाएंगे, सॉल्वेंट में चले जाएंगे। इसी तरह से हम यदि वेट 3 बढ़ाएं तो फिर क्या होगा, और ज्यादा पिस्टन क्या आ जाएगा नीचे, पिस्टन क्या आ जाएगा नीचे, पिस्टन नीचे आएगा तो प्रेशर बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ाएगा तो क्या होगा कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स गैस के हैं वो क्या हो जाएंगे, उसके अंदर मिक्स होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। मिक्स का मतलब क्या है कि सॉल्युबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी या ये सॉल्युबल हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना। ये पानी वानी वाला, चीनी वाला सॉल्युबिलिटी नहीं है, वो भी है, हम वो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो वाला दूसरा कॉम्बिनेशन है। ये कौन सा मैंने तुम्हें बताया, ये मैंने तुम्हें गैस और लिक्विड का बताया, ठीक है। इसका बताया था गैस लिक्विड का। एक और समझो, एक और समझो, ये वाला सॉलिड और लिक्विड समझो, सॉलिड और लिक्विड समझो, ठीक है। अभी सपोज करो मैंने बीकर लिया, क्या लिया मैंने, बीकर लिया। इस बीकर के अंदर मैंने क्या करा, मैंने अपना सॉल्वेंट ले लिया। अभी मेरा सॉल्वेंट क्या है, मेरा लिक्विड है, कोई सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या लिया मैंने, कोई सा भी लिक्विड। अब मैं इसमें सॉलिड डिसॉल्व करता हूँ, सॉलिड क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, डिसॉल्व कर रहा हूँ। अब तुम्हें सॉलिड जो भी मानना है मान लो, सॉलिड आइस नहीं है, ऐसे मानो। अभी ऐसा ले लो, NaCl ले लो सपोज करो, ठीक है, सॉलिड है ना, NaCl जो नॉर्मली तुम इससे रिलेट कर सकते हो, है ना। तो मैंने क्या किया, सॉल्यूट लिया, मेरा जो कि सॉल्यूट किया NaCl है, सॉलिड है जो कि, और सॉलिड मैंने क्या किया, इसको डिसॉल्व करना स्टार्ट किया। हमने बात याद करो, 10th क्लास याद करो, कुछ तुमने ऐसी चीजें सुनी होंगी, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, याद आया। और क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, है ना। अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बता दो। देखो अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है, ये वो सॉल्यूशंस हैं जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल और डिसॉल्व हो सकते हैं, मैक्सिमम लेवल तक सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हुआ। और सैचुरेटेड कौन से होते हैं, इसमें मैक्सिमम लेवल तक सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व हो चुका होता है। याद आया, हाँ याद आया, ठीक है। आगे बढ़े, कहानी चल रही है, अभी इस कहानी के और आगे जाएंगे। अभी ये कहानी चल रही है, अभी कहानी का जो क्या होता है ट्रेलर वो खत्म हो गया, अभी पूरा मूवी चल रहा है, कंक्लूजन में पहुंचेंगे। अभी दो भाई साहब आएंगे, दो नहीं पहले एक भाई साहब आएंगे, हेनरी भाई साहब आगे कुछ कुछ कह के चले जाएंगे, फिर आएंगे राउत भाई साहब, वो भी कुछ कुछ कह के चले जाएंगे, कहानी ठीक है। तो समझो जरा, इसको आगे देख लो। आप बताओ मुझे समझ में आया तुम सबको, ये तो पता है ना सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, नहीं पता तो सुनो इसको। अनसैचुरेटेड क्या होता है, अब तुमने कोई सॉल्वेंट लिया, उसमें तुमने सॉल्वेंट घोलना स्टार्ट करा, घोल रहे हो घोल रहे हो घोल रहे हो, है ना। तो जब तक उसके अंदर घुलना ना बंद हो जाए, बीच का पार्ट सारा अनसैचुरेटेड है। जैसे कि सपोज करो कि इसके अंदर 20 ग्राम ऑफ NaCl कैन बी डिसॉल्व, है ना, इसका सॉल्युबिलिटी 20 ग्राम तक है, मैंने 10 ही ग्राम यदि किया तो ये अभी अनसैचुरेटेड है। मैक्सिमम एक्सटेंट तक मैंने इसको अभी नहीं घोला है सॉलिड को, ठीक है ना। तो ये अनसैचुरेटेड, जब मैं मैक्सिमम एक्सटेंट तक घोल दूंगा उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर पे घुलना बंद हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं उसी को, सैचुरेटेड, ठीक है। समझ में आया, कितना समझ में आया। हम इसमें क्या समझना चाहते हैं वो समझो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब तक बनाओगे ना तो क्रिस्टल नहीं बनते, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओगे जब तक तो क्रिस्टल नहीं बनता। तुमने क्या किया, इसके नीचे बर्नर चालू कर दिया, ठीक है,
तुमने पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, सैचुरेटेड जानते हो, नॉर्मल टेम्परेचर घुलना बंद हो गया, नीचे तुम्हें नमक दिख रहा है, जब तुम्हें नीचे क्या दिख रहा है, नमक दिख रहा है नीचे, क्या अपना डिसॉल्व नहीं हो रहा, वहां है। तब तुमने क्या किया, बर्नर चालू कर दिया, क्या करा, बर्नर चालू कर दिया, है ना। अभी जब बर्नर चालू कर दोगे, इसमें क्या किया तुमने, बर्नर चालू कर दिया, बर्नर चालू करते ही टेम्परेचर ना जैसे ही बढ़ेगा तो होता क्या है कि इसका सैचुरेशन का लेवल बढ़ जाता है, तो और ज्यादा इसके अंदर नमक जो नीचे दिख रहे थे वो घुल जाएंगे और घुल जाएंगे और घुल देने के बाद जब ठंडा करोगे इसको, जब इसको तुम ठंडा करोगे तो होगा क्या, देखो ठंडा करने के बाद तुम्हें एक लेयर दिखेगी यहाँ पे, यहाँ पे क्या दिखेगा तुम्हें, लेयर दिखेगा, ठीक है। ठंडा कर लिया तुमने, नीचे क्या है, वाटर, नीचे क्या है, वाटर है, वाटर क्या है मेरे लिए, सॉल्वेंट है। हम क्या देख रहे हैं, इसको सॉल्वेंट देख रहे हैं, वाटर है। इस वाटर के ऊपर जो तुम्हें क्या दिखेगा, कुछ क्रिस्टल दिखेंगे, तो कुछ क्या दिखेंगे तुम्हें, क्रिस्टल दिखेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तुम्हें क्या दिखेगा, कुछ क्रिस्टल दिखेंगे। अब ये क्रिस्टल किसके हैं, ये क्रिस्टल NaCl के हैं, किसके क्रिस्टल है, ये NaCl के क्रिस्टल है। अब ये NaCl का क्रिस्टल और ये वाटर की बाउंड्री यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बाउंड्री पे क्या हो रहा है वो देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चीज हो रहा है कि जो यहाँ पे सॉलिड है ना, ये जो सॉलिड है, इस सॉलिड से थोड़ा सा NaCl क्या हो रहा है, पानी में डिसॉल्व हो जा रहा है, और पानी से जो NaCl डिसॉल्व है वो वापस कहाँ चला जा रहा है, सॉलिड फेज में चला जा रहा है। समझा ना तुमने क्या होता है, मैंने बोला तुमने सैचुरेटेड बनाया, हीट किया, हीट करने के बाद एक्सेस तुमने NaCl खोल दिया था, उसको ठंडा होना है, ठंडा होगा जो एक्सेस खोला है ना वो ऊपर एक लाइन बनी आ जाएगी, क्रिस्टल आ जाएंगे ऊपर, ये क्रिस्टल के और वाटर के फेज पर यानी कि सॉल्वेंट और क्रिस्टल के यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट जो दोनों मैच हो रहे हैं ना, यहाँ पे ये सॉल्यूट और यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। सॉलिड सॉल्वेंट के बॉर्डर पर कुछ हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा NaCl यहाँ जा रहा है और यहाँ से थोड़ा सा NaCl कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, थोड़ा सा NaCl इधर से इधर हो रहा है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सॉलिड फेज में उसमें क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है, सॉल्युबल हो जा रहा है, और जो सॉल्युबल है वो थोड़ा सा क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। याद आया, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ये याद है, याद तो यार, लेकिन मैं समझा रहा था, तब भी मैंने समझाया था। अकॉर्डिंग टू लीच एक्टिविटी अभी आ रहा है उसमें, ठीक है। ये क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गया है, इसमें आ गया डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें सॉलिबिलिटी समझा रहा हूँ, बट इक्विलिब्रियम का भी पार्ट है, ठीक है। अभी यहाँ जो NaCl था वो कुछ NaCl डिसॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, एक्सेस जैसे होगा तो वो वापस चला जाएगा सॉलिड फेज। समझ में आया, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इक्विलिब्रियम आ गया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या आ गया है, ये क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, कहाँ पे, सॉलिबिलिटी के केस। इतना समझ आया, तो चलो इतना समझ आ गया तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समझ आया सब कुछ, लिख लेना यहाँ तक लिख लेते हैं, उसके बाद हेनरीज लॉ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे उसके बाद, हेनरीज लॉ, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल उससे न्यूमेरिकल का पेपर में, बोर्ड में सवाल आना ही आना, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। चलो लिखो, सॉल्युबिलिटी लिखो, सॉल्युबिलिटी हेडिंग डालो, डेफिनेशन लिखो, उसके बाद एक एक करके लिखना शुरू करो, लिखो हेडिंग डाल ठीक है, बोलो डेफिनेशन लिखो सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स, solubility of a substance is its, solubility of a substance is its maximum amount, is its maximum amount that can be dissolved, that can be dissolved, solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved, that can be dissolved in a specific amount of solvent, in a specific amount of solvent at a specific temperature, at a specific temperature. External factors है ना, मुझे समझा रहा हूँ। That can be dissolved in a specific amount of solvent at a specific temperature. That can be dissolved in a specific amount of a solvent at a specific temperature. Full stop. मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ। Solubility of a substance is its maximum amount
maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent at specific temperature। ये कह रहा है कि ये वो मात्रा है, ये अमाउंट है जो सॉल्वेंट का डिजॉल्व हो जाता है, किसी भी सॉल्यूट का अमाउंट है जो सॉल्वेंट डिजॉल्व हो जाएगा एक गिवन टेम्परेचर में, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, ठीक है ना। फॉलो सम नेक्स्ट लाइन, या इसी लाइन में कंटिन्यू कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ solute and solvent as well as temperature and pressure, as well as temperature and pressure, temperature and अरे यार यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर दो, सॉल्यूट प्लस यहाँ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से एक लिख दिया हमारा है, पूरे सॉल्यूशन पे लिख दिया, यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। इसके बाद ये जो मैंने डायरेक्टली नहीं बताया था ना, इसमें एक से करेक्शन कर लो, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के बीच में एक लिख दिया है ना, सॉलिड सॉल्वेंट में, ठीक है, बस मेरे ये करेक्शन था। अच्छा इसमें क्या लिखना है, इसमें यार कुछ मत लिखो, क्या लिखोगे, सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड, ये सब ऐड है सॉलिबिलिटी टॉपिक के अंदर, एक सब ऐड है सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड कैसे लिक्विड में सॉलिबिलिटी होती है, वो यही कहानी है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको मत लिखो, इसमें फिर लिखा हुआ है कि कोई लॉ फॉलो करेगा, ली चैप्टर फॉलो करता है, ये उसी ली चैप्टर फॉलो करता है, प्रिंसिपल ये है, हां वो बोला ना उससे आ रहे हैं, वहां तक आए नहीं था मैं, अरे तुम सही बोल रहे हो। तो ये क्या है, ये क्या फॉलो करता है, ली चैप्टर फॉलो करता है, ठीक है। इसमें लिखना है, इससे बोर्ड वाला लिख लो, क्या लिखोगे इसमें डिटेल, और कुछ नहीं है, जो बोर्ड है वही है डिटेल, ऐसा है। ये देखो, ये स्टेप वाइज है, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप में डिटेल है कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो सॉलिड और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के साथ है, और साथ में एक पॉइंट है कि फॉलोज ली चैटर्जी प्रिंसिपल, फॉलोज ली चैटर्जी प्रिंसिपल। और मुझे तुम्हें पता होना चाहिए कि आप पहले 11th पढ़ के आ रहे हैं, है ना, पता ही होगा इसको, ली चैटर्जी प्रिंसिपल, इसके अंदर कंटिन्यू करना है, ये पहले करना फिर ये करना, डायग्राम बना सकते हो एज इट इज, इसके नीचे हमें कंटिन्यू करना, ठीक है। इसमें लिखो हेनरीज लॉ, तो सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हो ना, सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड, तो गैस सॉलिड के अंदर, जो गैस है वो लिक्विड के अंदर कैसे सॉलिबिलिटी होता है, उसकी सॉलिबिलिटी का क्या ट्रेंड है, उसको बेस्ट डिफाइन करता है हेनरीज लॉ, उसको बेस्ट डिफाइन करता है हेनरी अपने लॉ के थ्रू से। हेनरी क्या कहते हैं देखो नहीं करता, देखो हेनरीज लॉ, Henry's law लिखो, the law states that, Henry's law, the law states that at a constant temperature, the law states that at a constant temperature, the solubility of a gas, the solubility of a gas, the law states that at a constant temperature, the solubility of a gas, the solubility of a gas in a liquid, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas, is directly proportional to the pressure of the gas, is directly proportional to the pressure of the gas। देखो ये क्या कह रहा है, इसको समझो, ये फाइनल लॉ नहीं है, जो तुम्हारा हेनरीज लॉ है, ये क्या कह रहा है हमें, हेनरीज लॉ में ये कहता है कि ये जो बीकर में हम जो गैस, ये मैं फेस बता रहा हूँ, ये गैस है और ये क्या तुम्हारा लिक्विड है, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ, पिस्टन रखा हुआ है ना, ये क्या तुम्हारा पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर क्या रखा हुआ, रेट रखा हुआ है। ये जो गैस इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, ये गैस डिसॉल्व होने का जो ट्रेंड है, इसको हम समझ सकते हैं किस तरीके से, क्या तरीका है, वो तरीका ये है कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है ना, जो गैस की सॉल्युबिलिटी है, यानी कि सॉल्यूट, गैस का मतलब क्या है, सॉल्यूट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर ऑफ द गैस। तो इस गैस के जितनी प्रेशर होगी उतना ही ज्यादा ये सॉल्युबल होगा, ये कहता है, ठीक है।
आएगा सर में। अभी इसको और मॉडिफाई किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है इसको अभी और मॉडिफाई करा जा रहा है। तो हेनरीज लॉ के अंदर ये कौन लिख दिया तुमने, मन करे तो ये भी नोट कर लो, मन करे तो ये भी नोट कर लो। इसके अंदर अब इसकी मॉडिफिकेशन है एक दो पॉइंट वो मैं लिखवा रहा हूँ, साथ में समझाता हूँ, ठीक है। जरा देखो मतलब इसको हम फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आगे एक दो टर्म्स में समझो, ठीक है। लिखो, ये नोट कर लिया ये वाला, हाँ बस ये समझने के लिए है, ये कोई ना फॉर्मूला ना कुछ, ठीक है। आगे लिखो इसमें, पॉइंट बना के स्टार लगा के जो लगा के लिखो, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस in the solution, the mole fraction of gas in the solution is proportional to the partial pressure, is proportional to the partial pressure। मैं रिपीट कर रहा हूँ, the mole fraction of gas in the solution is proportional to the partial pressure, proportional to the partial pressure of the gas, partial pressure of the gas over the solution, over the solution। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। The mole fraction of gas in the solution is directly proportional to the partial pressure of gas over the solution, gas over the solution, full stop। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन लिखो इसमें, फाइनल लॉ है, फाइनल लॉ ऐसे लिखो तो फाइनल लॉ डैश, फाइनल लॉ किसका है, हेनरी का, हेनरी का फाइनल बता रहा हूँ, फाइनल लॉ डैश करके लिखो, फाइनल लॉ डैश करके लिखो, लिखो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, the partial pressure of the gas in vapor phase, in vapor phase ब्रैकेट में P, vapor phase ब्रैकेट में P is proportional to the, is proportional to the mole fraction of, is proportional to the mole fraction of the gas, mole fraction of the gas in the solution, in the solution, in the solution, full stop, in the solution, ठीक है। अभी समझो दो जो मॉडिफिकेशन है क्या है, पहला बार समझ गए थे ना, आप समझते जाओ, समझो हो गया। अरे देखो ये जो पहला जो पॉइंट था ना, जो पहला पॉइंट है उसमें क्या बोल रहा है, उसमें ये बोल रहा है कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है, यानी कि सॉलिड जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इसका क्या प्रेशर है, गैस का ही क्या प्रेशर है। जो सेकंड तुम्हारे को बोल रहा है ना, तो समझने के इस डायग्राम पे आ जाओ यहाँ पे। देखो सेकंड पॉइंट में तुम्हें ये बोल रहा है कि भाई इस गैस के कुछ तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना, यहाँ पे इस गैस के कुछ तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इस गैस के कुछ तो नंबर ऑफ मोल्स है ना, गिवन मास भी होगा, इसका मोलर मास भी होगा, है ना। कुछ तो मेजर करेंगे ना, हम मान लेंगे हमने कि 10 ग्राम लिया है कि हमने 20 ग्राम लिया है, तो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना गैस के, और लिक्विड जो हमारा सॉल्वेंट है इसके भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना। अब आगे कहानी देखो, इसके कुछ मोल्स क्या हो रहे हैं, इसके अंदर डिसॉल्व हो जा रहे हैं, इसके कुछ मोल्स क्या हो रहे हैं, इसके अंदर डिसॉल्व हो जा रहे हैं, यानी कि अब मोल फ्रैक्शन बन जाएगा सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि गैस के कुछ मोल्स होंगे ओवरऑल सॉल्यूशन में, है ना। तो सेकंड पॉइंट में तो यही कहता है कि जो ये मोल फ्रैक्शन है ना वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोल फ्रैक्शन जो है यानी कि कितना डिसॉल्व हुआ, मोल फ्रैक्शन क्या, किसका, गैस का, कि गैस का मोल्स कितने डिसॉल्व हो गए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, किसके प्रेशर के ऊपर, किसके प्रेशर के ऊपर, गैस के प्रेशर के ऊपर। इसने इस टर्म्स को बस डिफाइन कर दिया मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। समझ आ रहा है ना क्यों किया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन से हमें एक वे मिलेगा कि कितने मोल्स इसके डिसॉल्व हुए, है ना। ये बात समझ आ रही है, इसमें है सेकंड पॉइंट। आप सेकंड पॉइंट में यही कह रहे हैं, तो दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है, ठीक है भाई। थर्ड पॉइंट फाइनल,
फाइनल लॉ है, फाइनल लॉ में क्या कहते हैं, फाइनल लॉ में एक कीवर्ड आता है पार्शियल प्रेशर। इसमें क्या आता है, पार्शियल प्रेशर, है ना। ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये समझो, क्या होता है पार्शियल प्रेशर। इनविजिबल इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल, बिल्कुल सही, अरे सही बोला, ठीक है भाई। इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पार्शियल प्रेशर। समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि सपोज कोई एक क्लोज कंटेनर है, इसमें गैस 1 है, गैस 2 है, गैस 3 है और गैस 4 है ना। अभी इस पे प्रेशर मेजर करोगे ना तो ओवरऑल पी आएगा, आंसर क्या आएगा, ओवरऑल पी। इसको क्या बोलते हो, पीटी, टोटल प्रेशर, है ना। ये क्या तुम्हारा टोटल प्रेशर, ये किसका सम होगा, P1 P2 P3 और P4 के। ये P1 P2 P, ये क्या है, गैस 1 का प्रेशर P1 है, गैस 2 का प्रेशर P2 है, गैस 3 का क्या है P3 और गैस 4 का क्या है P4, है ना। इनके इंडिविजुअल प्रेशर का सम क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा। ये इंडिविजुअल प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। इंडिविजुअल प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर, समझ गए। तो अब तुम्हें यहाँ पे यही कह रहा है, फाइनल लॉ में तुम्हें यही कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है ना गैसेस का, वो उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। हो गया होगा, सिंपल है यार। तो कि जितना प्रेशर दिया है उतना ज्यादा डिसॉल्व कर पाएगा वो अपने आप को, सिंपल है लॉ, ठीक है ना। इसमें यही कहता है कि जो मोल फ्रैक्शन होगा ना गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पार्शियल प्रेशर के। इसके प्रेशर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर के। जब इसी को हम सॉल्व करते हैं, सॉरी ये ठीक है, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, मोल फ्रैक्शन का, या इसका वाइस वर्सा, एक ही बात। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो इसका जब तुम हटाते हो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो, यहाँ पे क्या लिखते हो, kh, कांस्टेंट को क्या लिखते हो, kh, और यहाँ क्या लिखते हो, मोल फ्रैक्शन, है ना। व्हाट इज kh, kh क्या है तुम्हारा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। क्या है ये, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। अच्छा मुझे बस यहाँ तक लॉ समझ आया तुम सबको, अब हम इसके बारे में बात करें थोड़ा सा। ये ठीक है, समझ आया, हाँ यहाँ तक ठीक है सबका, ठीक है भाई, समझ गए तुम, यस सर। हाँ अभी मुझे ये बताओ, जब यहाँ से समझ में आ गया तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी ना हमेशा के लिए। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, गैस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, गैस पढ़ रहे हैं। तो गैस का नेचर सबका क्या होता है, अलग अलग होता है ना। हर एक गैस की प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होगी। इसी वजह से kh की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी हर एक गैस के लिए। और अच्छा एक्सटर्नल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, तो अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग kh वैल्यू होगी एक ही गैस के लिए। जैसे कि कोई सा भी गैस मान लो, इस गैस की, ये जो गैस है हमारा, इस गैस का टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 3 सब पे अलग अलग वैल्यू आएगी, kh1, kh2 और kh3। हर बार न्यूमेरिकल में तुम्हें kh की वैल्यू गिवन होगी, लिखा होगा कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट इस टेम्परेचर पे ये हर बार लिखा है, हमेशा दे रखे, कभी ऐसा नहीं होगा ना दे रखा, समझ आए। हाँ तो ये क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर फंक्शन है। क्या फंक्शन है ये, टेम्परेचर फंक्शन है। एक तो ये बात हुई, इसमें एक और बात समझने वाली है कि टेम्परेचर पे तो kh डिपेंड करता ही करता है, साथ ही साथ जो गैस का नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करता है, गैस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर का फंक्शन तो है ही, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड्स करता है, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द गैस, और किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस, ठीक है। ये दो पॉइंट हमारे समझने के लिए kh में, ठीक है, समझ आया है, बताओ याद समझ आया तुम सबको, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ आया, कर लोगे क्वेश्चन अब, अभी करते हैं न्यूमेरिकल, इसको नोट करो फिर आगे हम करते हैं न्यूमेरिकल। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, देखो हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन क्या है, हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन कहाँ है इसका यूज, तो ये लॉ क्या यूजफुल है, क्या इसके कुछ फायदे भी हैं। इसके फायदे हैं इस लॉ के, कैसे, कुछ एप्लीकेशन बेस है, जैसे कि कुछ एप्लीकेशन तो हम उसमें यूज होगी डेली यूज में, या स्पेशल में देखा गया कि यार ऐसा क्यों हुआ, स्कूबा डाइवर गया नीचे और ऊपर आया, बस ऊपर आके सीधे ऊपर चला गया, वापस आया नहीं, मतलब समझे, स्कूबा डाइवर नीचे गया, नीचे पानी में गया, पानी से ऊपर आया, सीधे ऊपर चला गया, एक्सपायर मर गया, क्यों हुआ ऐसा, रीजन नोटिस हुआ जब ऑटोप्सी वगैरह पता चला कि नाइट्रोजन का एक्सेस है बॉडी में, नाइट्रोजन गैस का एक्सेस है, नाइट्रोजन गैस का क्या है, एक्सेस, इसके अंदर से, इसकी वजह से क्या हुआ ना, जो बीन्स वगैरह थे उसमें क्या हुआ,
नाइट्रोजन गैस की वजह से वो बबल बन के फूट गया, मतलब प्रेशर पड़ा और बेस वगैरह फट गया। तो जब ये ऑब्जर्व हुआ तो हेनरी लॉ का एप्लीकेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है देखो, हमारी बॉडी में गैस है, हमारे बॉडी में गैस है ना, और उसके बाद जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो हम सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए, उसमें भी नाइट्रोजन गैस है, उसमें भी क्या है, नाइट्रोजन गैस है। जब हम डाइविंग करने नीचे गए तो प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो क्या हुआ, नाइट्रोजन गैस क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया, ब्लड में क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। तो डिसॉल्व हो गया, प्रेशर बढ़ गया था नीचे, पानी भी नीचे जाने पे, और जैसे ही आप ऊपर आ रहे हो तो क्या हो रहा है, प्रेशर रिलीज हो रहा है। प्रेशर रिलीज होने से नाइट्रोजन गैस के बबल्स बन जाते हैं। क्या हो जाता है, नाइट्रोजन गैस का बबल बन जाता है। वो बबल्स की वजह से डेथ हो जाता है आदमी का। इसलिए हमें ये चलता पता, यदि मैंने नाइट्रोजन गैस की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया, हेनरी से तो चल रहा है ना पता, डिसॉल्व हो जाता है, मुझे तो पता नहीं चलता हमें कभी कि गैस डिसॉल्व भी हो रहा था लिक्विड के अंदर, ब्लड इज लिक्विड है ना, ब्लड के अंदर जो डिसॉल्व हो रहा था पता नहीं चलता कभी भी, ये हमें पता चला है ना, ये हमें पता चला। और पता चला इस वजह से हेनरी लॉ का यूज करते हुए हमने N2 गैस का कॉन्सेंट्रेशन को ऑक्सीजन सिलेंडर में कम कर दिया, N2 का कॉन्सेंट्रेशन, N2 के मात्रा को, क्वांटिटी को कम कर दिया। उसको हमने क्या करा, उसको हीलियम गैस के साथ मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। जो स्कूबा डाइविंग के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का आता है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं होते, सिर्फ उसमें हीलियम गैस भी होता है। हीलियम गैस से क्या हुआ, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, जिससे कि बबल फिनोमेना नहीं हुआ। ठीक है, एक तो ये यूज है। उसके बाद अगला यूज क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक्स देखते हो ना, जैसे ढक्कन खोलते हैं तो बहुत सारा गैस बाहर आता है ना। अच्छा, ये करते क्यों है, क्यों कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस जिससे कि टेस्ट एनहांस होता है। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना, उसको तो कहते जो नॉर्मल सॉल्यूशन बनता है ना उसका, नॉर्मल में होता क्या है, पहले कोकोआ डालते थे, पता नहीं अब क्या डालते नहीं डालते, फ्लेवर डलता है, आपको सिर्फ फ्लेवर और पानी है, ऐसे पियोगे ना मजा नहीं आएगा, ऐसा तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर से यूज करते हैं ना, उससे टेस्ट आता है, जो वो टेस्ट के लिए फेमस है ना, तो उसमें यही यूज है। लिक्विड है, वो लिक्विड के अंदर हमने वो गैस डिसॉल्व करी, कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्या करा, गैस डिसॉल्व हुआ, जिसकी वजह से बबलिंग होती है, और बबलिंग की वजह से उसका टेस्ट आता है अलग से, इसलिए वो फेमस है। ये कोका कोला बनने के पीछे उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है यार। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड आप अपने बॉडी से एक्सहेल करते हो, आप उसको इनहेल कर रहे हो उसके लेवल से, कार्बोनेटेड वाटर, हाँ कार्बोनेटेड वाटर, यस तुमने सही बोला, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है, कार्बोनेटेड वाटर इसलिए बोला जाता है कि आप जितने भी फास्ट फूड है ना उसको अवॉइड करिए। क्यों करिए, यही सब रीजन है। देखो, जो तुम कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो उसमें कार्बोनेटेड वाटर है, व्हाट इज कार्बोनेटेड वाटर, HCO3- ये होता है उसके अंदर। जब तुम CO2 डिसॉल्व करते हो ना, H2O की टेंडेंसी क्या होती है बताओ, OH- और H+ में ब्रेक हो जाता है। CO2 क्या करता है, इनसे रिएक्ट करके HCO3 बनाता है, HCO3-, ये हार्मफुल है बॉडी के लिए, ठीक है। अच्छा, एक तो यही यूज है। उसके बाद थर्ड जो एप्लीकेशन है, ये एनॉक्सिया कंडीशन को समझने के लिए, जो थर्ड यूज है वो किसको समझने के लिए, एनॉक्सिया कंडीशन। एनॉक्सिया कंडीशन क्या होता है, आप जैसे हाई एल्टीट्यूड पे गए ना, आप कहाँ गए, हाई एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई की जगहों पे गए, उसमें क्या होता है कि ना, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की हायर एल्टीट्यूड्स पे कम होती है, ऑक्सीजन की क्यों, क्योंकि आप देखो एयर की डेंसिटी नीचे ज्यादा होगी ना, पूरे एयर की डेंसिटी तो नीचे ज्यादा होगी प्लेन्स पे, है ना। डेंसिटी क्यों ज्यादा होगी कि सारा गैस नीचे इकट्ठा होता है, ग्रेविटी लगती है ना, ऊपर जाओगे तो गैस कम होता रहेगा। तो जब आप हाई एल्टीट्यूड्स पे गए तो ऑक्सीजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम होने की वजह से हमारे टिश्यूज को, बॉडी को ऑक्सीजन कम मिला। उस ऑक्सीजन कम मिलने के कंडीशन में एक वीकनेस, नॉजिया, उल्टी, वॉमिटिंग, चक्कर वक्कर ये सब आता है, इस कंडीशन को एनॉक्सिया कहते हैं। तो ये हमें समझ में आया इस लॉ के थ्रू से कि एनॉक्सिया कंडीशन किस वजह से होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। इसका अडेप्टेशन है कोई, इसका अडेप्टेशन है जो, इसका अडेप्टेशन है कोई, भाई पहाड़ों पे तो पहले ऑक्सीजन कम है क्योंकि वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है, जो हमारा एयर है वहाँ पे लेस डेंस है, एयर लेस डेंस है तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम है। इसका कोई सॉल्यूशन है क्या, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, वो तो जब कैंपिंग करते हैं तब ना, नॉर्मली लोग जो पहाड़ पे रह रहे हैं कैसे जिंदा रह रहे हैं। इसका अडेप्टेशन है ह्यूमन बॉडी में, आरबीसी का काउंट उनके ब्लड में ज्यादा होता है, आरबीसी जो है ना उसका, क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरियर है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। एनॉक्सिया का अडेप्टेशन है, समझ आए, तो दिक्कत परेशानी इसको लिख लो।